जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप घर पे पढ़ाई करोगे और पढ़ाई के साथ हमेशा ही बताते रहो जैसा कि एंजॉय करो। देखिए, पढ़ाई का एक अपने लाइफ में एक अहम ही हिस्सा है। पढ़ने से आप नौकरी नहीं पाते, बट पढ़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस उठता है। आप पढ़ाई छोड़ दीजिए और फिर आप एक छोटी मोटी कोई भी लिखेंगे, उसमें आपकी 100 गलतियां होंगी और आपको अपने आप पे डाउट आ जाएगा, अपनी इंटीग्रिटी पे डाउट आ जाएगा। इसलिए पढ़ने का एक ना ही सिर्फ नौकरी पाना ही लक्ष्य है, बल्कि पढ़ने से आप एक समाज को भी विकसित कर सकते हैं और खुद का भी विकास कर सकते हैं। तो जॉब पाना ही माध्यम नहीं है, पढ़िए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा समाज का विकास करने के लिए। क्योंकि अगर आप इतिहास को देखिएगा तो जो राजा पढ़ा लिखा होता है वो बहुत ज्यादा विकास करता है, और खुद का तो जो इंसान विकास करता है वो जाहिर सी बात अपने परिवार का विकास करता है, और जो परिवार का विकास करता है वही समाज का विकास करता है, फिर वही राज्य का विकास करता है और वही इस तरह से एक देश का विकास करता है। अगर देखिए नीरज चोपड़ा को आप देखिएगा, जिन्होंने भाला फेंका, वो ज्ञान उनके पास हुआ और उन्होंने भाला फेंका तो उससे उनका तो विकास हुआ, उनका नाम हुआ, और देखिए उनके नाम के साथ साथ देश का भी कितना नाम हुआ। तो आपके नाम से केवल आप ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आपके नाम से पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कि आपका जीवन तो आपका है, बल्कि आपके नाम के साथ इस पूरे देश का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, प्रतिदिन पढ़ते रहिए। तो चलिए इसी विश्वास और जोश के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ। इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैं आपको बताए थे कि गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसके बाद आपको बताए थे परावर्ती गुप्त साम्राज्य कौन हुए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की होता है दोस्तों? श्रीगुप्त ने। और उसका अंतिम शासक कौन रहा? तो विष्णुगुप्त। ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक होते हैं उन्हें परावर्ती शासक कहा जाता है। और गुप्तों की जो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की जो स्थापना की, लगभग 275 ईसा पूर्व से माना जाता है, ईस्वी से माना जाता है, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। और 317 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, और वहीं से ये जो उपाधि है परंपरागत बन गया। उसके बाद आपको समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, और इस तरह से गुप्तों के अंतिम शासक जो होते हैं वह विष्णुगुप्त होते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हम कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम आपके नाम जानते हैं, आपके परिवार के पिताजी को भी जानते हैं, लेकिन आपका रहने का क्या आपको अच्छी तरह अगर मुझे जानना हो तो आपका व्यवहार कैसा था, आपके घर का क्या बोल सकते हैं, एक तरह से घर में जो नियम कानून है वो कैसा है, उस तरह से हम आपको पूरी तरह समझ पाएंगे। वैसे ही जिस साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं उसका प्रशासन के बारे में जानना, और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, और स्त्रियों का भी देखा जाए कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार कैसे हुआ। तो पहले स्त्रियां घूंघट में रहती थी, साड़ी पहनती थी, उसके बाद देखिएगा तो समीज सलवार हो गया, और फिर आज देखिए तो जींस टॉप हो गया। वैसे ही अगर जेंट्स की बात की जाए तो पहले धोती कुर्ता पहनते थे, फिर पैजामा कुर्ता पहनने लगे, और उसके बाद आज हम जींस टी शर्ट पहनते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का विकास है, और यह विकास कभी नहीं रुकेगा, हर समय परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो आइए उसी तरह हम गुप्त कालीन संस्कृति को देखेंगे कि आखिर उस समय की क्या प्रशासन रहा होगा, स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी। तो आपको बता दें, जो मौर्य काल में प्रशासन और स्त्रियों की जो स्थिति रही उससे कुछ यहाँ पे उससे अच्छा नहीं था, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो एक चीज यहाँ इसमें का अच्छा था, वह है प्रशासन। प्रशासन पद्धति जो है मौर्य साम्राज्य से कहीं बेटर था गुप्त साम्राज्य का। और आपको पता है मौर्य साम्राज्य को क्षत्रिय वंश बताया जाता है, वही गुप्त साम्राज्य को वैश्य धर्म बताया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाति धर्म का विघटन शुरू होता है।
वर्ण के आधार पर बेशक लोगों को बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे शूद्र और वैश्य जाति के भी राजा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया है। आप ही देखिए, पहले का अगर आपने देखा होगा अपने घर में तो कितना भेदभाव रहा होगा, और आज ही देखिए तो आज कितना भेदभाव कम हो गया। वो भी भेदभाव आज के गांव में जाए तो ज्यादा देखने को मिलता है, शहर में फिर भी कम हो गया है। इसका मात्र एक रीजन है, वह है शिक्षा। अगर दुनिया में किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षा को बढ़ाइए, बाकी अपने आप पीछे सब बढ़ता जाएगा। तो शिक्षा बढ़ाना हम सबका ही कर्तव्य है, और इस देश का विकास तो शिक्षा से ही बढ़ेगा। और आज मानते हैं कि अगर इस देश में कुछ कमी है तो वो है शिक्षा। उसका दोष या तो सरकार को कहिए या हम सबको कहिए, या कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये देश को हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता में उन्नत विकास हुआ। जो मौर्य काल तक चलता आ रहा था उससे भी अच्छा इसमें जो है कला, साहित्य और संस्कृति में जो उससे ज्यादा ही विकास हुआ। इसलिए जो है इसे स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि कहीं सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो ये मौर्य काल में ही ज्यादा विकास हुआ है संस्कृति साहित्य का, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया है। आप कभी भी कोई बुक पढ़े हुए दोस्तों, ये जो मटेरियल्स है आपको एनसीईआरटी और एसके पांडे सर से मैं पढ़ाता हूँ। आप दोनों बुक को मिला के पढ़िए, तभी आप इसको अच्छे तरह समझ पाइएगा। तो जो शासन का केंद्र बिंदु रहा वो राजा रहा, और आज भी कहे तो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति रहा। शासन का केंद्र अगर कहे तो राष्ट्रपति ही कहा जाएगा कानूनतः। तो वैसे ही राजा हुआ करता था। मौर्य काल के जो राजा थे उनके विपरीत जो है गुप्त राजाओं ने परमेश्वर का पद धारण किया। महाराजाधिराज और परम भट्टारक आदि आबंडरपूर्ण उपाधियां धारण किया। आबंडर मीन्स क्या होता है? मतलब बाह्य आबंडर, या आबंडर मीन्स वही कह सकते हैं, मतलब कि जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि राजा की तुलना भगवान विष्णु से किया गया है यहाँ पे। और महाराजाधिराज की मतलब क्या होता है कि मतलब ये सम्राट के अधीन जो राजा है उसके अधीन बहुत सारे राजा हुआ करते थे, इसलिए उसको महाराजाधिराज, राजा के महाराजा, मतलब राजा पे जो शासन करता है, राजा के जो राजा अधीन हो उसको महाराजाधिराज कहते हैं। अब देखा जाए राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता है। आज भी देखिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शासन को अकेले नहीं चला सकते। राष्ट्रपति है तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या होती है तो चुनाव होता है। वैसे ही देखिए राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था, और जैसे अभी प्रधानमंत्री होता है उसी उच्च वर्ण के होते थे, उसमें जो भी होते थे कौन थे? उच्च वर्ण के थे। लेकिन मंत्रियों का वेतन कहा गया है कि नगद और भू राजस्व से मिलता, मतलब जो राज्य संपत्ति थी, जो सरकारी संपत्ति, उनमें से किसको दिया जाता था? तो मंत्रियों को दिया जाता था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़ी अधिकारी मतलब कह सकते हैं प्रधानमंत्री कुमारामात्य होते थे। अगर मौर्य वंश में देखेंगे तो अमात्य होते थे। अमात्य किसको, जैसे आपको देखा जाए तो चाणक्य हुए, ठीक है, जो प्रधानमंत्री जिनको अमात्य पद है, वैसे ही यहाँ कुमारामात्य होते थे, और इन्हें राजा अपने प्रांत में, अपने ही राज्य में नियुक्त करता था। गुप्तकालीन अभिलेखों से कुछ प्रमुख मंत्रियों के उल्लेख मिले हैं, जैसे कुमारामात्य राज्य का उच्च अधिकारी, महासेनापति, सेनापति मतलब सेना का सर्वोच्च, महादंडनायक, आज भी महादंडनायक जैसे युद्ध एवं न्याय मंत्री मतलब जो न्याय का काम देता है उसको महादंडनायक कहते थे। बीटास्वपति, अब देखिए अश्व, इसमें भी स्व है, अश्व भी स्व है, तो अश्व में क्या होता है? घोड़ा, मतलब घुड़सवारों का प्रधान अधिकारी क्या होता था? तो बीटास्वपति। अश्व स्व, याद रखिए स्व आ रहा है तो अश्व भी अस्व, वैसे भी स्व आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद कर सकते हैं। भटास्वपति मतलब घुड़सवारों का प्रधान। महापीलुपति, अब पिलवान,
पिलवान बोलते हैं ना जो हाथी को चलाते, वही पीलू, याद रखिए, पिलवान, पीलू। तो महापीलूपति हाथियों का प्रधान अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन कैसा रहा? जैसा कि हमने मौर्य काल में पढ़ा, कुछ मिलता जुलता यहाँ पे रहा, लेकिन उससे और ही संक्षिप्त हो गया। जहाँ वहां पे आपको कहे तो जैसे वहां देश होता था, उसके नीचे प्रांत होता था, नहीं, उसके नीचे आपको होता था कमिश्नरी होता था, उसके नीचे जिला होता था, बट उसको और शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पे क्या बना दिया, क्योंकि आपको मौर्य साम्राज्य जो है गुप्त साम्राज्य से जो है इनका एरिया छोटा था। जहाँ पे मौर्य साम्राज्य ने साउथ में भी अपना एरिया जमा रखा था, उन्होंने ये गुप्त साम्राज्य साउथ में एरिया नहीं, इनका शासन केवल उत्तर, पूरब और पश्चिम में ही रह गया था। पूरब का भी पूरा भाग नहीं था, केवल बिहार का लास्ट, बंगाल का लास्ट बॉर्डर रहा था। तो साम्राज्य के नीचे मतलब राज्य या उसको प्रांत कहिए, उसको देश कहा जाता था, राज्य को देश कहा जाता था उस टाइम। भुक्ति अथवा अवनी भी कहा गया था, और उसका जो प्रधान होता था उपरिक, क्या होता था, उपरिक। तो देश को साम्राज्य, राज्य को देश, और विषय जिला को, विषय किसको कहा गया, जिला को, जिसका प्रधान विषयपति होता था। मौर्य साम्राज्य में भी जिला को विषय कहा गया और विषयपति होता था। आगे देखिए, विधि, तहसील। तहसील आपको पता है दोस्तों, जो नगर में होता था, तो तहसील तो विधि, उसका क्या था, पेट, मतलब ग्राम की बड़ी इकाई, मतलब जो बड़ा गांव है उसको हम पेट कहते थे, और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो है इस प्रशासन की, वो था ग्राम, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुखिया। आज भी ग्राम में कौन होता है, तो मुखिया होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के अधिक विकेंद्रित एवं सुसज्जित रहा। अब देखिए, हम प्रशासन के बारे में थोड़ा पढ़े। अब इसमें जो है एक वर्ड आता है भूमि दान। तो भूमि दान का सबसे प्राचीन अभिलेख, प्रथम प्रमाण पहली शताब्दी ईसा वर्ष से, किसके समय से मिलता है, सातवाहनों के अभिलेख से मिलता है, और छठी शताब्दी में अपना पूर्ण स्वरूप, मतलब ये शुरू हुआ है पहली शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व से, सातवाहनों का जब शासन हुआ करता था, लेकिन इसका जो पूर्ण रूपेण जो विकास हो, जो स्वरूप प्राप्त हुआ, वो छठवीं शताब्दी में आया, जो लगभग 7 साल बाद इसको मतलब अपना एक रूप लिया। अब सामंत, पहले क्या है, जो सामंत है किसी को अगर भूमि दान करते थे तो राजा से पूछ कर करते थे, लेकिन यहाँ पे सामंत अपने आप क्या है, मतलब शक्तिशाली समझने लगा, और बिना राजा की अनुमति से भूमि दान करने लगा, जो सामंतवाद उदय का कारण माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपने आप को राजा क्या हो गया, कमजोर होता गया, शिथिल पड़ते गया, तो जिसके कारण जो उसके अधीन थे राजा, सामंत हुआ करते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। तो इसका एक कारण ये भी माना जाता है, क्या, भूमि दान। अब देखिए यहाँ का न्याय प्रशासन कैसा रहा। तो गुप्त काल में प्रथम बार दीवानी और फौजदारी अलग थे। अभी तक हमने दीवानी, फौजदारी, कानून, न्याय के बारे में पढ़ा चंद्रगुप्त काल, मौर्य वंश में, लेकिन यहाँ पे जो न्याय प्रशासन है वह दोनों ही अलग हो जाता है। फौजदारी और दीवानी कानून से परिचित हुए और वहीं पे दोनों ही अलग हो जाता है। अब देखिए, फाइयान के विवरण से पता चलता है कि दंड विधान अत्यंत कोमल था। अब दंड विधान, फाइयान कौन था, चीनी यात्री था जो भारत में विचरण किया था, और उसने बताया है कि यहाँ इस समय का जो दंड विधान था वो अत्यंत ही कोमल था, क्योंकि मृत्यु दंड उस समय नहीं दिया जाता था। अब सैनिक संगठन की बात करें तो सैनिक अस्थायी हुआ करते थे। वही देखिए, अगर मौर्य वंश में भी देखा जाए तो अस्थायी, कुछ अस्थायी, कुछ घुड़सवार, फिर कुछ हाथी वाला सेना हुआ करता था। तो यहाँ पे पूर्ण रूपेण जो सैनिक है वो अस्थायी होना शुरू हो गया, और सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो महाबलीधिकृत या महासेनापति हुआ करता है। और इसमें मुख्यतः 2 प्रकार का
सेना देखा जाता है। एक कौन कौन, तो महासेना सॉरी भाटा स्वपति मतलब घुड़सवार का प्रधानाधिकारी, और महापीलुपति हाथियों का प्रधानकारी। पीलुआन हाथी को संभालता है, तो पीलू याद रखिए। अश्वमिस घोड़ा, तो स्व भाटा स्वपति, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अब देखिए दास प्रथा की बात किया जाए तो दास प्रथा जो है शुरू से ही चलता आ रहा है, क्योंकि माना गया है कि शूद्र जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा के लिए बने हैं, तो उनको एक प्रकार दासी माना गया था, और धीरे धीरे उनमें भी सुधार हुआ। अब दास जो है कुछ अलग प्रकार के होने लगे, तो दास का प्रचलन इसमें बढ़ गया। नारद एवं बृहस्पति स्मृति में पता चलता है कि दास केवल अपवित्र कार्यों के में लगाए जाते थे। पहले तक दास का कोई भी काम नहीं देता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो दास का काम है वो अपवित्र काम के लिए लगाया जाता था। और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। जैसे देखिएगा ध्वजाहस्त, ध्वजाहस्त में क्या होता है, जो युद्ध में जीता गया आदमी उसको आप दास बना दिए। गृहज मतलब गृह में मतलब दासी से उत्पन्न दास, उसको गृहज कहते थे। कृत खरीदा गया दास। पैतृक मतलब जिसके पिता दास रहे उसका जो भी उत्पन्न हो वो भी दास ही रहेगा। दंड दास मतलब दंड में दंड के स्वरूप में जिसे दास बनाया गया हो। जुआ से जीता हुआ दास, निर्धारित समय के लिए दास, और स्वयं को बेच देने वाला भी व्यक्ति क्या होता, दास होता था। तो इस प्रकार दास का प्रचलन गुप्त समाज में काफी ज्यादा रहा। स्त्रियों की दशा की अगर बात किया जाए तो पहले की अपेक्षा स्त्रियों की दशा में और गिरावट आ गई। जो मौर्य समाज में स्त्रियों को मतलब पति मर जाने के बाद विवाह का प्रचलन था, स्वतंत्र घूमने का प्रचलन था, उनके में और स्थिति में गिरावट आ गई। क्या गिरावट है, इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार, मतलब जैसे आज की डेट में जनेऊ होता है, या यूं कहें कि वेद सुनने की साहित्य पढ़ने के लिए मंदिर में जाके, ये भी क्या है, एक प्रकार उपनयन संस्कार है। मतलब आपको वेद पढ़ने की अनुमति मिलती है, वेद आपको सुन सकते हैं। तो जैसे कि आज के डेट में अगर देखिएगा तो उसका एक एग्जाम्पल है, जनेऊ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार, मतलब आपको अपना धर्म दीक्षा देना, ठीक है। अल्प आयु विवाह, अल्प आयु विवाह में कम उम्र में विवाह, जिसका अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मतलब जो है स्त्रियों की दशा का कारण बनता है। क्योंकि आप देखिए अभी भारत सरकार जो है स्त्रियों की, लड़कियों की शादी का जो 18 साल उम्र है उसको 21 वर्ष कर जाए। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा में बाधा आ रहा है, और शिक्षा सबका अधिकार है। देश शिक्षा होगा, आप शिक्षित होंगे तो देश का विकास भी निश्चित रूप से ही होगा। तो इसलिए अल्प आयु विवाह जो है कहीं ना कहीं स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखता है। उसके पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा वही बुर्का पहनना, पर्दा में स्त्री को रहना है, किसी क्या बोलते हैं, अनजान पुरुष के सामने नहीं आना है। सती प्रथा, जो पति के साथ मर जाते अपने आप को दाह आग में जला लेती थी, उनको सती प्रथा कहते थे। और सती प्रथा का प्रमाण गुप्त काल में 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। और हर्ष की मां यशोमती भी सती हो गई थी। कब? 604 ईस्वी में। विधवाओं की स्थिति भी दयनीय थी। वही देवदासी का प्रचलन था। देवदासी कौन थे? जो मंदिर में भगवान का सेवा करते थे, दास रूप में रहा करते थे, वो देवदासी हुआ करते थे। स्त्रियों की संपत्ति संबंधी कुछ अधिकार, जैसे क्या है, मान लीजिए स्त्री का शादी हुआ, उसके पति मर गए, तो पति का जो संपत्ति है उसमें स्त्रियों का अधिकार, उनके पत्नी का अधिकार था। दूसरा, अगर आपकी पुत्री हुई है, पुत्र नहीं है, तो पुत्र के अभाव में पुत्री को क्या है, पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। आज आपको पता, अगर अभी देखा जाए अपने भारत में, तो भारत सरकार जो है जहाँ मतलब कि पिता के संपत्ति में पुत्रों को अधिकार था, अब क्या है, बेटियों को भी समान अधिकार कर दिया है।
विविध कलाओं में निपुण स्त्रियों की भी चर्चा मिलती है। कहाँ में मतलब कुछ कलाएं में कुछ विशिष्ट औरत भी होती थी, जो कालिदास के साहित्य अभिज्ञान शकुंतला में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है। तो ये क्या थी? तो विभिन्न कलाओं से निपुण स्त्री थी। भू राज्य व्यवस्था अगर देखा जाए तो राज्य भूमि का जो मालिक हुआ करता था, भूमि से उत्पन्न उत्पादक जो है 1/6 से लेके 1/4 भाग ले जाता था। कौन? राजा। और इस कर का जो भाग कहा, इस कर को क्या कहा गया था? भाग कहा गया। क्या कहा है? भाग। और मनुस्मृति में दूसरे प्रकार के भूमि कर को क्या कहा गया है? तो भोग कहा गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग सामाजिक स्थिति देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य में सामाजिक स्थिति क्या था। तो सामाजिक स्थिति में जैसे आपको पता है 4 वर्ण जाति रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुप्त काल में भी यह स्पष्ट रूप से मिलता है। 12 महीने बृहद संहिता में चारों वर्ण के लिए अलग अलग बस्तियों का व्यवस्था किया है। जैसे ब्राह्मण के लिए 5 कमरों का घर, क्षत्रियों के लिए 4 कमरों का घर, वैश्यों के लिए 3 कमरों का घर और शूद्र के लिए 2 कमरों का घर का प्रावधान बताया है। किसने? 12 महीने। किसमें? तो बृहद संहिता में। वही न्याय व्यवस्था में देखा जाए तो वर्ण भेदभाव मिलता है। जैसे ब्राह्मण का अगर परीक्षा के तुला से, जिसको हम तराजू कहते हैं, क्षत्रिय अग्नि से, वैश्य जल से और शूद्र बीज से उनका तुलना किया गया है। वही दंड व्यवस्था में भी वर्णों पर आधारित नारद स्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को अपराध सबसे अधिक और शूद्रों का अपराध सबसे कम माना जाता है। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हुआ क्योंकि गुप्त वंश के राजा और हर्षवर्धन कहीं ना कहीं माना जाता है कि वह वैश्य जाति के थे और यह उस वैश्य जाति के थे जो राजा रहे उस समय के। उसका देखा जाए तो मिश्रित जातियों का भी उल्लेख मिलता है, जो यज्ञ वल्क्य स्मृति में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप निम्नलिखित मिश्रित जातियां होती हैं। जैसे अनुलोम विवाह, इसमें क्या होगा कि पिता जो है उच्च कुल का होगा और माता निम्न कुल की होगी। प्रतिलोम विवाह, पिता इसमें निम्न कुल के होंगे और माता उच्च कुल की होगी। जैसे अंबष्ट जाति कैसे होता है? तो ब्राह्मण और वैश्य को मिलाएंगे तो अंबष्ट जाति, पिताजी होंगे ब्राह्मण और माता होगी वैश्य, तो कौन सी जाति होगी? अंबष्ट। वैसे ही पारस्व, ब्राह्मण और शूद्र, यहाँ पे पिता की जाति क्या है? ब्राह्मण, माता की जाति क्या है? शूद्र। महिष्य, क्षत्रिय और वैश्य, मतलब वैश्य से क्षत्रिय क्या है? तो उच्च कुल है। तो ये रहा अनुलोम। अब प्रतिलोम में बात की जाए तो सूत जाति, जो सूत पुत्र कर्ण हम लोगों ने सुना है, वही सूत जाति के बारे में देखा जाए तो पिता क्षत्रिय है, माता ब्राह्मण है। मतलब पिता क्या है? माता के जाति से निम्न है, तो इसको हम प्रतिलोम कहते हैं, तो उस सूत जाति हुआ। वैदेह, पिता वैश्य, माता ब्राह्मण। चंडाल, शूद्र, पिता शूद्र हो गए और माता क्या होगी? ब्राह्मण। तो जिसमें माता उच्च कुल की हो, पिता निम्न कुल के हो, उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और अनुलोम विवाह, जिसमें पिता उच्च कुल के हो और माता निम्न कुल के हो। अब देखिए, एक आप लोगों ने कास्ट के बारे में जाना होगा जिसको हम कास्ट कहते हैं, जो दीपावली के दूसरे दिन जो है कलम दिवा चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। तो उनके बारे में जो हमें प्रथम साक्ष्य मिलता है वह गुप्त साम्राज्य में ही मिलता है। तो कायस्थ जो है, गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ नामक एक वर्ण का उल्लेख होता है। एक जाति के रूप में उल्लेख नहीं होता है, बल्कि एक वर्ण के उल्लेख में उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मण के एक अधिकार को समाप्त करता है। मतलब जो ब्राह्मण का काम था, क्या था? जैसे लेखकीय काम करना, लेखाकरण काम करना, गणना करना, आय व्यय करना और भूमि कर के अधिकारी होते थे। कौन? ब्राह्मण। तो ये सब काम अब कौन करने लगा था? तो जो कायस्थ जाति के लोग थे।
तो इस तरह से जो जो ब्राह्मण का एक अधिकार बना था इन सब कामों पे, वो उसका स्थान कौन ले लिया? कायस्थ जाति के लोग ले लिए। और गुप्त काल में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। पहले क्या है कि वर्ण वर्ग के रूप में उल्लेख मिलता है, और कुछ वर्षों बाद गुप्त काल में ही कायस्थ को एक जाति का रूप दिया जाता है। अब देखिए, एक अस्पृश्यता, आपको पता है कि अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 से हो गया है। तो ये बहुत बड़ी जो है समाज का एक पीड़ा है अस्पृश्यता, जो फायान के अनुसार यह बस्ती के बाहर रहते थे, जिन्हें अंत्यज या चंडाल कहा जाता था, तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न कहा गया है। तो चंडाल आपको दोस्तों यहाँ देखिए, पिता शूद्र और माता ब्राह्मण। तो पिता का जो जाति है माता की जाति से निम्न कुल है, इसलिए प्रतिकूल विवाह से जो उत्पन्न हुआ वो चंडाल जाति भी कहे जाते हैं। अब ये था सामाजिक स्थिति। अब उस समय का जो व्यापार था, वाणिज्य था, उस समय व्यापार कैसे होता था? तो उस समय व्यापार दो प्रकार का होता था, एक जो आंतरिक व्यापार और दूसरा जो बाहरी व्यापार। उसमें जो है मुद्रा का प्रचलन उतना नहीं था। आंतरिक व्यापार में भी क्या है, तो वस्तुओं का विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था। तो वही लिखा है, इस युग में व्यापार जो है वस्तुओं के प्रगति हुआ, लेकिन कुषाण युग की तुलना में गुप्त काल के व्यापार में ह्रास हुआ। जितना व्यापार कुषाण युग में विकसित था उतना गुप्त काल में नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें व्यापार में प्रगति नहीं हुआ, प्रगति हुआ, लेकिन गुप्त काल जैसा नहीं हुआ। आंतरिक व्यापार में विनिमय से वस्तुओं का अदल बदल, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास धान है, तो आपको मेरे को गेहूं की जरूरत है तो आप मेरे से गेहूं ले लिए, और आपसे धान की जरूरत है मैं आपसे धान ले लिया। इसको हम कहते हैं विनिमय, वस्तुओं का विनिमय मतलब आदान प्रदान। तो उसी प्रकार जो है आंतरिक व्यापार होता था। और वही बात विदेशी व्यापार में कहे तो रोमन साम्राज्य जब विभाजन के बाद जो है व्यापार में गिरावट आया और भारत एवं चीन के साथ व्यापार बढ़ा। अब इसका एक रीजन जानिए, आखिर क्यों? एक बात जानिएगा कि अगर भारत के हम नक्शा देखें तो यहाँ पे समुद्री इलाका था, इधर हिमालय था, इधर आपका चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। तो अगर हम व्यापार कर सकते हैं तो एक तो चीन के साथ कर सकते थे, दूसरा इधर रोमन के साथ कर सकते थे। तो रोमन के साथ जो व्यापार था वो तो समाप्त हो गया, क्योंकि यही वल्लभ में जो थे रेशम बुनकर रहते थे, और वो जो है अपना जो वास्तविक कार्य था उसको छोड़ के राजस्थान मालवा में चले गए, और वह अपना दूसरा क्या किए, काम शुरू किए। तो इस प्रकार जो है, और रोमन का क्या है, विभाजन हो गया, जिसके कारण जो है इसके साथ जो व्यापार था वह समाप्त हो गया। अब हम व्यापार किसके साथ कर सकते हैं? तो हम व्यापार अब चीन के साथ कर सकते हैं। तो वही चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ा, ठीक है, चीन के साथ व्यापार बढ़ा, परंतु यह व्यापार भी जो है वस्तुओं का आदान प्रदान ही होता था। भारत की वस्तुओं के बदले चीन से क्या हम लेते थे? रेशम लेते थे। गुप्त काल में चीन से रेशम लेते थे। चीन से क्या लेते थे? रेशम। यूथोपिया से लेते थे हाथी दांत। अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़े का आयात लेते थे। ये आपका इधर अरब हो गया, ईरान हो गया, जो भी है उससे हम घोड़ा लेते थे। चीन से रेशम लेते थे, तो ये हो गया चीन, तो चीन से रेशम, ठीक है दोस्तों। तो चीन से रेशम लेते थे, यूरोप से हाथी दांत, अरब, ईरान, बैक्टीरिया से घोड़ा, क्योंकि इधर अरब, ईरान, बैक्टीरिया में जो घोड़ा उत्तम किस्म का होता था। भारत से जो निर्यात होता था, ये आयात, ये क्या होता? आयात होता, मतलब हम उनसे वस्तु ये लेते थे, और क्या हम देते थे? निर्यात क्या करते थे? तो कपड़े निर्यात करते थे, बहुमूल्य पत्थर निर्यात करते थे, और जो हाथी के दांत लेते थे उससे वस्तु बनाते थे उसका निर्यात करते थे, गरम मसाला का निर्यात करते थे, नारियल का निर्यात करते थे, सुगंधित सेंट का जो है वो भी भारत से ही सेंट का उदय हुआ। तो सेंट भारत में, मतलब सेंट का जन्मदाता कैसे कह सकते हैं। तो सुगंधित द्रव भी जो है भारत से जाता था। नील का भी जो है निर्यात भारत करता था, और दवाइयाँ जो मेडिसिन कहते हैं, पतंजलि जो हम कहते हैं,
वह मेडिसिन का भी निर्यात जो है भारत से होता था। तो भारत शुरू से ही दवाओं में, सुगंध वस्तुओं में क्या रहा है, प्रबल रहा है, मजबूत रहा है। तो ये रहा हमारा व्यापार। तो सामाजिक स्थिति, व्यापार के बारे में समझ गए। अब उस समय में जो धार्मिक स्थिति था वह कैसे रहा। अब देखिए, वही देखा जाए तो भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर धर्म को जो है अपना पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता है और उसका प्रचार प्रसार करने का भी स्वतंत्रता। उसी प्रकार धार्मिक जो दशा था, गुप्तों का अपना धर्म जो था वैश्य धर्म था। कौन सा धर्म था? वैश्य धर्म। मतलब जो व्यक्ति विष्णु भगवान की पूजा करते थे उसको वैश्य धर्म करते थे, ठीक है। लेकिन अन्य धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। सहिष्णु के मतलब कि अन्य धर्म को भी वो मानते थे, उससे घृणा नहीं करते थे। वैष्णव धर्म को देखा जाए तो उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया और गरुड़ को जो है, जो गरुड़ भगवान विष्णु का जो क्या है सवारी है, उसको क्या है इन्होंने राजकीय चिन्ह बनाया। विख्यात मंदिर देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। दशा अवतार मतलब जहाँ भगवान विष्णु के दशा अवतार का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ के अभिलेख से भगवान विष्णु का वामना अवतार का उल्लेख मिलता है और उदयगिरी गुहा अभिलेख से क्या मिलता है, तो 12वां अवतार। 12वां मीन्स क्या होता है? 12 मीन्स सुअर, ठीक है। और वामना मीन्स वामना अवतार मतलब कि वामना अवतार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए शैव धर्म। शैव धर्म क्या होता है? दो गुप्त शासक कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के नाम पर जो है नाम कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र का नाम था कार्तिकेय, उन्होंने इसी यही नाम जो है कार्तिकेय नाम पर अपना नाम रखा था। कौन कौन? कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त जहाँ मयूर की आकृति के सिक्के चलाते थे, वही स्कंदगुप्त बैल के आकृति का सिक्का चलाते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग शिव धर्म के ही उपासक थे। बैल किसका है? तो नंदी किसका है? तो भगवान शंकर की सवारी। मयूर किसका है? तो आप कह सकते हैं कार्तिकेय का। तो कहने का मतलब है ये लोग जो है शैव धर्म से भी ताल्लुकात रखते थे। साथ ही शिव और पार्वती के संयुक्त मूर्ति का भी उल्लेख मिलता है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव का भी पूजा आरंभ इसी वंश में मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रति भी इनका मतलब उदारता रहा। यह धर्म भी विकसित हुआ। कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म केंद्र और बौद्ध गया भी प्रसिद्ध। बिहार, श्रीलंका के जो बौद्ध यात्री थे उनके लिए वहां पे बना था। और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य जैसे आर्यदेव, मैत्रेयनाथ और वसुबंध का भी उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना अशोक मतलब मौर्य वंश में अशोक ने इसका विस्तार किया था। उसके बाद कुषाणों ने इसका विस्तार किया था। लेकिन ये भी लोग क्या है, तो बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु थे। जैसे देखेंगे तो परवर्ती जो भी शासक हुआ गुप्त काल के, वो सभी धर्मों को छोड़कर अंततः बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद देखिए जैन धर्म। यह धर्म भी उन्नत अवस्था में था। गुप्त युग में कंदव एवं गंग राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया और कुमारगुप्त प्रथम के उदयगिरी लेख से पता चलता है कि शंकर नामक व्यक्ति पार्श्वों की मूर्ति स्थापित की गई थी। और पार्श्वों को पता है कि बौद्ध धर्म के एक जैसे 24 तीर्थकर में से एक तीर्थकर थे। श्वेतांबर जो मथुरा और वाल्मीकि के रहने वाले लोग जो श्वेतांबर स्वावलंबी थे, वही बंगाल वाले दिगंबर स्वावलंबी थे। ऐसा सूर्य पूजा के बारे में भी इसमें साक्ष्य मिलता है कि सूर्य पूजा भी जो है गुप्त वंश में होता है। तो गुप्त काल में सूर्य पूजा का भी उल्लेख मिलता है और उल्लेखों में सूर्य के कहीं नाम मिलते हैं, जैसे लोकार्क, भास्कर, आदित्य, वरुण, स्वामी, मार्तक, ये सब क्या है सूर्य भगवान का नाम जो है इसे गुप्त काल में मिलता है। उसका कुछ विख्यात मंदिर जैसे मालवा में भी सूर्य मंदिर मिला है, बुलंदशहर में मिला है, अंतवेदी मतलब गंगा यमुना दोआब नदी पे, और जो चौथा है मूल स्थानपुर जो है ह्वेनसांग के उल्लेख से मिलता है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। आप क्या है, इसको समझने का एक ही चीज है कि आप समझिए कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे मौर्य काल था, फिर उसके पहले आपको सिंधु वंश पढ़ाया, फिर वैदिक हड़प्पा पढ़ाया, उस सब में देखिए, अगर पहले मेरा वीडियो देखिएगा उसके बाद इसको समझिए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे समाज का विकास हुआ। और आप सिंपल से आप देख सकते हैं आज के युग में भी कि पहले के लोग कहाँ थे और हम कहाँ थे। पहले के लोग जो मोबाइल से परिचित नहीं थे, टीवी से परिचित नहीं थे, हम आज मोबाइल से परिचित है, टीवी से परिचित है, सैटेलाइट से परिचित है। जहाँ पहले मोबाइल टेलीफोन चलता था वायर वाला, आज मोबाइल चलता है बिना वायर का। तो देखिए दुनिया कहाँ विकसित हो गया। तो वही जो है इस तरह भी जो है मौर्य वंश, गुप्त काल, ये सब में धीरे धीरे विकास हुआ और उसी विकास की स्थिति को समझना ही जो है हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि केवल नाम शासकों का नाम जानना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसकी सामाजिक स्थिति जानना होगा, न्याय जानना पड़ेगा, सेना का बारे में जानना पड़ेगा, महिला की स्थिति क्या थी वो जानना पड़ेगा, धार्मिक स्थिति क्या थी, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।